नमस्कार। आज के भौतिक विज्ञान शिक्षण में मैं दौलत सिंह गुसाई, प्रवक्ता, विद्यालय शिक्षा उत्तराखंड, आप सभी का स्वागत करता हूं। आज हम कक्षा 12 विषय भौतिकी भाग 1 अध्याय 2 स्थिर वैद्युत विभव तथा धारिता पर चर्चा करेंगे। आज के चर्चा के बिंदु हैं परावैद्युत तथा ध्रुवण, किसे हम परावैद्युत कहते हैं, डाइलेक्ट्रिक और पोलराइजेशन के बारे में हम जानेंगे। परावैद्युत में हमारे पास परावैद्युत अचालक पदार्थ होते हैं, जो हमारे जो इंसुलेटेड होते हैं, हम कहें अचालक पदार्थ होते हैं। चालकों की तुलना में इनमें कोई भी आवेश वाहक नहीं होते या नगण्य होते हैं, हम कह सकते हैं। बहुत कम चालक आवेश वाहक होते हैं या नगण्य हम इसमें कह सकते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास ये ये चालक दिखा रखे। चालक पे हमने एक बाह्य वैद्युत क्षेत्र जो हमने दिखाया E0, इस पर हमने कोई चालक रखा है। तो इसके भीतर भी हमने बताया था क्या होगा, इसके भीतर भी क्या होगा, एक चालक में हमने बताया था कि जो मुक्त इलेक्ट्रॉन है वो किधर की तरफ आ जाएंगे, वैद्युत क्षेत्र की दिशा में, और दूसरी तरफ पहुंच जाएंगे धनावेश। तो इसके अंदर एक इलेक्ट्रिक फील्ड ई इंटीरियर हम कह सकेंगे, इसके अंदर एक वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न हो जाएगा और इन दोनों का मान क्या होता है, 0। तो ये चालकों की हमने इससे पूर्व चर्चा कर चुके हैं कि उसके भीतर जो वैद्युत क्षेत्र होता है 0 होता है। लेकिन अचालक में जो होते हैं, जो हमारे पदार्थ परावैद्युत पदार्थ कहलाते हैं, जो हम उनकी प्लेटों के बीच में हम इसमें रखते हैं, तो ये हमारे परावैद्युत पदार्थ में जो गुण होता है, अगर हम उसको वैद्युत क्षेत्र में रखेंगे तो वैद्युत क्षेत्र में रखने पर क्या होता है, इसके भीतर भी जो होते हैं क्या होते हैं, विस्थापित हो जाते हैं। बहाव जो होता है एक क्या हो जाते हैं, हल्के से विस्थापित होते हैं इलेक्ट्रॉनों की इधर की तरफ अधिकतर धनावेश के अंदर। लेकिन जब इसके भीतर भी क्या हो जाता है, एक वैद्युत क्षेत्र स्थापित हो जाता है पोलराइजेशन की वजह से, ध्रुवण की वजह से क्या हो जाते हैं, पोलराइजेशन के बारे में भी हम समझेंगे इसमें। तो यहाँ पे पोलराइज हो जाते हैं, ध्रुवित हो जाते हैं, जिसकी वजह से क्या हो जाएगा, वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न होगा। वैद्युत क्षेत्र क्या नहीं हो जाता, उसका मान, परिणामी मान 0 नहीं होता। तो ये बाह्य वैद्युत क्षेत्र पर निर्भर करता है, कितना इस पे प्रभाव हमने डाला है। तो यहाँ पे हमारे पास परावैद्युत में हमारे पास किसी पदार्थ के अणु ध्रुवीय अथवा अध्रुवीय हो सकते हैं। पहले हम परमाणु संरचना के बारे में समझेंगे। कुछ परमाणु हमारे ऐसे होते हैं जिसमें ध्रुवीय अणु होते हैं और दूसरे कैसे होते हैं, अध्रुवीय अणु। ध्रुवीय अणु में क्या होता है, जैसे H2 हो गया, CO2 हो गया। यहाँ पर हमारे पास जो होते हैं ये वाले अणु हमारे क्या कहलाते हैं, अध्रुवीय अणु कहलाते हैं। तो ये हमारे अध्रुवीय अणु, किसी अध्रुवीय अणु में धनावेश तथा ऋणावेश के केंद्र संपाती होते हैं। एक ही स्थान पर इनके जो केंद्र होते हैं, सकेंद्रीय हम कह सकते हैं, एक ही केंद्र इनका जो होता है संपाती होते हैं, एक ही बिंदु पर होते हैं। जैसे H2 H के 2 अणु है, तो ये एक ही बिंदु पर इनका धनावेश भी होगा और ऋणावेश भी होगा। जैसे CO2 इनके भी क्या होंगे, 2 जो हमारे पास ऋणावेश है, 2 ही क्या है, धनावेश है। तो ये एक वैद्युत द्विध्रुव की तरह व्यवहार करते हैं। और इन पर जो क्या होता है, यहाँ पे जो धनावेश है, ऋणावेश केंद्र एक ही है, तो इस पर क्या वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो इस पर हम कहेंगे अणुओं का कोई भी स्थायी द्विध्रुव आघूर्ण नहीं होता है, क्योंकि उनके संपाती बिंदु जहाँ पर ऋणावेश है वहीं पर धनावेश है। दोनों के बिंदु समान है, दोनों आवेश एक ही बिंदु पर है, तो उनके बीच की जो दूरी आप कह सकते हैं 0 हो गई। तो क्योंकि हमने वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण पढ़ा है कि जो Q/2a होता है, जो हमारे पास Q/2a हमारे पास उनके बीच की जो दूरी आती है, जब उनके बीच की दूरी 0 हो जाएगी तो वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण जो P है उसका मान भी क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो इसमें कोई वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण नहीं होता है। ऑक्सीजन इसका उदाहरण हो गया, O2 तथा हाइड्रोजन H2 अणु अध्रुवीय अणुओं के उदाहरण है। इसके विपरीत कोई ध्रुवीय अणु, अब हम ध्रुवीय अणु के बारे में चर्चा करें। जैसे हमने अध्रुवीय अणु बताया, तो ध्रुवीय अणु में क्या होता है, जिसमें धनायनों तथा ऋणावेशों के जो केंद्र हैं वो पृथक पृथक, उस स्थिति में जब कोई बाह्य क्षेत्र नहीं होते हैं, तो माने उनमें जब कोई बाह्य क्षेत्र नहीं है तो उनके जो अणु होंगे, जो धनावेश है और ऋणावेश है, क्या होते हैं, अलग अलग होते हैं, पृथक पृथक। जैसे HCl हो गया, तो यहाँ पे आप देखेंगे Cl पे ऋणावेश होता है, H पे धनावेश होता है। तो यहाँ पे आप देखेंगे उसी तरीके से H2O हो गया, ये भी हमारे वैद्युत द्विध्रुव के उदाहरण है। तो H2O हो गया, लेकिन यहाँ पे क्या है, इनके जो संपाती केंद्र संपाती नहीं होते हैं, इनके जो ऋणावेशों के जो केंद्र है वो पृथक पृथक अलग अलग होते हैं। तो जिसकी वजह से वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण जनरेट हो जाता है। यहाँ पे देखो ऋणावेश से धनावेश की ओर, ये जो P की डायरेक्शन आप दिखा रहे हैं, हमने वैद्युत द्विध्रुव की दिशा बताई थी, ऋणावेश से धनावेश की ओर होती है और इनके बीच की जो दूरी होती है वो 2a होती है। इसी प्रकार से यहाँ पर भी हमारे पास ऋणावेश से धनावेश की ओर P की डायरेक्शन दिखा रहे हैं। तो इसमें स्थायी वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण होता है। जैसे हमने अध्रुवी की हमने बात की थी, तो अध्रुवी में कोई वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण नहीं था, लेकिन इसमें क्या होगा, ऐसे अणुओं में स्थायी द्विध्रुव आघूर्ण होता है। क्योंकि यहाँ पे देख रहे होंगे पहले इनके बीच की जो दूरी है वो अलग अलग है, ऋणावेश और धनावेश, तो इसलिए क्या होगा, इनमें स्थायी द्विध्रुव आघूर्ण होता है। अब यहाँ पे हम क्या होते हैं, जो हमारे परावैद्युत जो हमारे ये पदार्थ हैं, इनको अगर हम बाह्य वैद्युत क्षेत्र में रखें तो ये किस प्रकार से व्यवहार करते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास HCl हो गया, जैसे हमारा आयनीय अणु, तथा जल का जो H2 हो गया अणु, ध्रुवीय अणुओं के उदाहरण है। जैसे हमने उसमें बताया था H2 और CO2 थे, ऐसे यहाँ HCl और
H2O, HBr इस तरीके से जो होते हैं हमारे पास, इनके जो अणु है ये हमारे कैसे अणु हो जाएंगे, ध्रुवीय अणु हो जाएंगे। इनके जो ऋणावेश है धनावेश है, इनके केंद्र क्या होते हैं, पृथक पृथक होते हैं, अलग अलग होते हैं, तो इसमें स्थायी द्विध्रुव आघूर्ण होता है। अब बाह्य वैद्युत क्षेत्र में हम बात कर रहे थे कि जब हम परावैद्युत को बाह्य वैद्युत क्षेत्र में रखेंगे तो क्या होता है। यहाँ पर आप देखें कि अध्रुवीय अणुओं के धनावेश तथा ऋणावेश विपरीत दिशाओं में विस्थापित हो जाते हैं। यहाँ पे आप देख रहे होंगे जब हमने बाह्य वैद्युत क्षेत्र E का मान 0 लिया है तो वहां पे क्या है, धनावेश और ऋणावेश एक ही जगह पे दिख रहे हैं, संपाती है। यहाँ पर कैसे हैं, संपाती दिख रहे होंगे। यहाँ पर प्लस और माइनस ये सबके इनके केंद्र एक ही जगह पे हैं। हमने जो बात की थी अध्रुवीय अणुओं में जो उनके केंद्र होते हैं एक ही सामने होते हैं, संपाती होते हैं, तो E का मान क्या है इसमें 0 होगा। और जब हमारे पास क्या होता है, जब हम इसको बाह्य वैद्युत क्षेत्र में रखते हैं, हमने वैद्युत क्षेत्र अभी नहीं लगा रखा था, जैसे हमने बाह्य वैद्युत क्षेत्र में लगाया तो हमने कहा कि जो है क्या होते हैं, धनावेश तथा ऋणावेश विपरीत दिशाओं में क्या हो जाते हैं, विस्थापित हो जाते हैं। तो जिधर वैद्युत क्षेत्र जिस डायरेक्शन में होगा उसकी तरफ माइनस वाले, और जिधर वैद्युत क्षेत्र की दिशा होगी उसके उसी दिशा में क्या हो जाएंगे, प्लस वाले। तो ये हल्के से क्या हो जाते हैं, विस्थापित हो जाते हैं, माइनस प्लस, और एक वैद्युत क्षेत्र स्थापित कर लेते हैं। तो यहाँ पे अतः अध्रुवीय अणु एक प्रेरित द्विध्रुव आघूर्ण विकसित कर लेता है। उस स्थिति में परावैद्युत को बाह्य क्षेत्र ध्रुवित कहा जाता है द्वारा। तो यहाँ पे जो हम परावैद्युत कहेंगे तो हम जो परावैद्युत है वो बाह्य क्षेत्र के द्वारा क्या हो गया, ध्रुवित हो जाता है। इसी को हम पोलराइजेशन कहते हैं। तो बाह्य क्षेत्र के द्वारा जो है ध्रुवित हो जाना, ये हमारा क्या कहलाता है, पोलराइजेशन कहलाता है। ये कब हुआ, जब हमने उसको बाह्य वैद्युत क्षेत्र में रखा। इससे पहले जो है उसमें क्या नहीं था, अस्थायी वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण नहीं था, लेकिन जैसे हमने वैद्युत क्षेत्र में रखा वो हल्के से विस्थापित हो गए तो एक वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण स्थापित हो जाता है। तो ये हमारे पास वैद्युत क्षेत्र में हमने इसको रखा। तो इस तरीके से किसी बाह्य क्षेत्र की अनुपस्थिति में विभिन्न स्थायी द्विध्रुव तापीय विक्षोभ के कारण यादृच्छिक अभिविन्यस्त होते हैं, अतः कुल द्विध्रुव आघूर्ण शून्य होता है। लेकिन अब हम ध्रुवीय अणुओं की बात करें तो ध्रुवीय अणुओं में जो होता है, अगर बाह्य वैद्युत क्षेत्र नहीं भी है तब भी जो है क्या हो रहा है, एक वैद्युत द्विध्रुव की तरह तो व्यवहार कर ही रहे तो माइनस प्लस, लेकिन इनकी जो डायरेक्शन होती है, देखो जैसे इसमें माइनस से प्लस इधर की तरफ दिखाएंगे, इसमें देखेंगे तो इसमें माइनस से प्लस इधर की तरफ है। तो ये जो है वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, अगर हम क्योंकि तापीय उसमें जो कहेंगे हम कमरे के ताप कहेंगे, तो ये जो है क्या होते हैं, यादृच्छिक अभिविन्यस्त होते हैं, अलग अलग रैंडमली मोशन होते हैं इनका, तो अलग अलग दिशा में होते हैं। तो इसकी वजह से क्या होता है, इनका जो परिणामी होता है वो भी क्या रहता है, शून्य ही रहता है। लेकिन अब हमने जैसी वैद्युत क्षेत्र में रखा, ई का मान नहीं है 0 के बराबर, यानी हमने जैसी बाह्य वैद्युत क्षेत्र में रखा तो फिर से क्या होते हैं, ये यहाँ पर हमारे पास ये जो है वैद्युत क्षेत्र की दिशा में जो है क्या होने लग जाते हैं, घूमने लग जाते हैं। जो माइनस है प्लस है, माइनस जो है वैद्युत क्षेत्र की विपरीत दिशा में, प्लस वैद्युत क्षेत्र की दिशा में। तो यहाँ पर जब कोई बाह्य क्षेत्र अनुप्रयुक्त किया जाता है तो द्विध्रुव आघूर्ण क्षेत्र के साथ संरेखित होने लगते हैं। तो ये देख रहे हो आप, जो वैद्युत क्षेत्र की दिशा में जो है माइनस, देखो हर कोई जो है माइनस वैद्युत क्षेत्र की विपरीत दिशा में ऐसे जो है घूमने लग गया। तो इस तरीके से क्या होने लग जाएगा, एक वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण संरेखित हो जाता है, जिसकी दिशा क्या होगी, वैद्युत क्षेत्र की ही दिशा होगी। इधर की तरफ अगर हम वैद्युत क्षेत्र ई दिखाएंगे तो यहाँ पर आप देखेंगे माइनस से प्लस की ओर ही क्या होती है, हमारी वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण की दिशा होती है। तो जो वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण की दिशा है वो भी किस दिशा में होगी, वैद्युत क्षेत्र की ही दिशा में होती है। यही हमने यहाँ पे कहा है कि द्विध्रुव आघूर्ण क्षेत्र के साथ संरेखित होने लगते हैं। जब सब अणुओं में इसका योग किया जाता है तो बाह्य क्षेत्र की दिशा में एक नेट द्विध्रुव आघूर्ण पाया जाता है, अर्थात परावैद्युत ध्रुवित हो जाता है। इसी को जो हम कहते हैं डाइलेक्ट्रिक क्या हो गया, पोलराइज हो गया। परावैद्युत क्या हो जाता है, ध्रुवित हो जाता है। इसी घटना को हम ध्रुवण कहते हैं। तो ये पोलराइज कब हुआ, जब हमने उसको बाह्य क्षेत्र में रखा। तो बाह्य क्षेत्र में रखने पर वो सारे के सारे जो है, जो थे हमारे पास ध्रुवीय अणु, वो जो है क्या हो जाते हैं, पोलराइज हो जाते हैं, यानी जो है विक्षेपित हो जाते हैं, विस्थापित हो जाते हैं। किस दिशा में, वैद्युत क्षेत्र की दिशा में। तो एक वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण उत्पन्न हो जाता है। तो किसी पदार्थ के प्रति एकांक आयतन में द्विध्रुव आघूर्ण, जो भी द्विध्रुव आघूर्ण उत्पन्न होता है प्रति एकांक आयतन में, उसका ध्रुवण कहलाता है। यही हमने बात की कि ध्रुवण किसे कहते हैं, तथा इसे P द्वारा निर्दिष्ट किया जाता है। इसको हम किससे प्रदर्शित करते हैं, P से। रेखिक समदेशिक परावैद्युतों के लिए, तो हमारे समदेशिक माने समान दिशा में जो है हमारे पास सारे के सारे जो है वो रेखिक दिशा में है वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। और एकांक अगर हम आयतन में निकालेंगे तो P बराबर होता है E नॉट काई E E। ये इसका जो सूत्र आता है, ये हमारे पास ध्रुवण का जो सूत्र आता है, E नॉट हमारा बाह्य वैद्युत क्षेत्र है, E जो है उसके भीतर वैद्युत क्षेत्र है, काई E जो है ये हमारे पास कहलाता है स्थिर अभिलक्षण है, जिसे परावैद्युत माध्यम में वैद्युत प्रवृत्ति, इलेक्ट्रिक सस्पेक्टिबिलिटी कहते हैं। तो ये हमारी वैद्युत प्रवृत्ति कहलाती है। ये जो काई E है, इसी को हम क्या कहते हैं, परावैद्युत का एक अभिलक्षण है, जिसको हम क्या कहेंगे,
वैद्युत प्रवृत्ति कहते हैं। इसको हम काई से प्रदर्शित करते हैं। तो ये बाह्य क्षेत्र में आपने देखा परावैद्युत किस प्रकार से व्यवहार कर रहे हैं, वैद्युत क्षेत्र की दिशा में जो है एक वैद्युत विद्युत आघूर्ण संरेखित हो जा रहा है। अब इसके बाद हम जो चर्चा करेंगे संधारित्र तथा धारिता। संधारित्र जो है हमारे पास किसे कहते हैं, संधारित्र यहाँ पर हमारे पास जो चालक आप देख रहे होंगे, एक चालक फर्स्ट और दूसरा चालक सेकंड है। एक पर हमने धनावेश दिया, दूसरे पे ऋण आवेश, एक पर हमने प्लस क्यू आवेश दिया है, दूसरे पे माइनस क्यू आवेश, एक पर विभव V1 है, दूसरे पर विभव V2 है। तो कोई संधारित्र विद्युत रोधी द्वारा पृथक दो चालकों का एक निकाय होता है। तो इसमें दो चालक होंगे, जैसे यहाँ पे हमने दो चालक लिए फर्स्ट और सेकंड, इस प्रकार का एक निकाय होगा। और ये जो है विद्युत रोधी द्वारा पृथक होता है, यानी जो इनके बीच में हम डाइलेक्ट्रिक पदार्थ भर देते हैं, जो हम परावैद्युत की बात करते हैं, तो इनके बीच में रखा रहता है। तो ये हमारा क्या कहलाता है, संधारित्र कहलाता है। चालकों के बीच के क्षेत्र में विद्युत क्षेत्र आवेश Q के अनुक्रमानुपाती होता है। तो चालकों के बीच में जो क्षेत्र में जो विद्युत क्षेत्र आवेश Q के अनुक्रमानुपाती होता है। तो यहाँ पर हमारे पास जो V Q के अनुक्रमानुपाती होता है। जो हमने बताया कि जो वैद्युत क्षेत्र होगा, वैद्युत क्षेत्र किसकी वजह से बढ़ेगा, Q की वजह से। जैसे जैसे हम आवेश देंगे वैद्युत क्षेत्र, और वैद्युत क्षेत्र किसके, वैद्युत क्षेत्र से क्या हो जाता है, V। तो V Q के अनुक्रमानुपाती होगा। जब E Q के अनुक्रमानुपाती होगा तो V भी क्या होगा, Q के अनुक्रमानुपाती होता है। यानी जैसे जैसे हम उसको आवेश देंगे उस चालक का विभव भी बढ़ना शुरू हो जाता है। तो Q प्रोपोर्शनल जो है यहाँ पे हमारे पास, तो Q V जो है किसके अनुक्रमानुपाती आता है, V के अनुक्रमानुपाती आएगा। तो यहाँ पे अनुपात जो है Q अपॉन V, इसका जो अनुपात आता है हमेशा कांस्टेंट आता है, एक नियतांक आता है। Q और V का जो अनुपात है, इस नियतांक को हम क्या कहते हैं, धारिता कहते हैं। इसको हम C से प्रदर्शित करते हैं। C बराबर आता है Q अपॉन V। Q प्रोपोर्शनल V है तो Q बराबर C भी हो जाएगा। C एक नियतांक है जिसको हम धारिता कहते हैं, तो C बराबर Q अपॉन V। तो यहाँ पे जहाँ C नियतांक है, जिसको हमने बताया संधारित्र की धारिता कहते हैं, यहाँ पे वही चीज हमने प्रदर्शित की है। तो C हमारे पास धारिता है। SI पद्धति में वैद्युत धारिता का मात्रक आप देख लें, CQ का मात्रक होता है कूलाम, V का मात्रक होता है वोल्ट, कूलाम पर वोल्ट, या इसे फेरेड, कैपिटल F से भी हम इसको दिखाते हैं, फेरेड। तो ये जो है फेरेड वैज्ञानिक के नाम से, इसको तो हम SI पद्धति में इसको जो है फेरेड भी कहते हैं। तो इसका जो मात्रक होता है धारिता का, फेरेड भी है। नियत धारिता के संधारित्र का प्रतीक, यहाँ पे आप देखोगे दो समांतर लाइनों से हमने पैरेलल लाइन से दिखाया, दो प्लेटें यहाँ पे दिखा रखी हैं A B, और इनको इस तरीके से हम सर्किट में जो संधारित्र हमारा जो परिपथ में जुड़ेगा, तो इस तरीके का जो इसका हम सिंबल, इसको हम इस तरीके से प्रतीक चिन्ह से हम प्रदर्शित करेंगे। ये नियत धारिता का, इसका मान धारिता यानी कांस्टेंट रहेगी। लेकिन यहाँ पर एक इस तरीके का भी आपको संधारित्र पे एक एरो का चिन्ह दिखाई देगा, तो इसको बोलते हैं परिवर्ती धारिता के संधारित्र का प्रतीक। ये परिवर्ती माने जो है वेरिएबल, इसमें जो कैपेसिटर का जो रेंज है वो क्या करता है, वेरी करता रहता है, बदलता रहता है, इसलिए इसको हम परिवर्ती धारिता कहते हैं। जैसे हमारा रियोस्टेट होता है, धारा नियंत्रक, धारा को बदलता रहता है, तो उसी प्रकार से यहाँ पे परिवर्ती धारिता है, इसमें जो है क्या होती है, उसकी धारिता बदलती रहती है, उसको हम वेरिएबल कर सकते हैं। तो इस तरीके से एक एरो के द्वारा इसको प्रदर्शित किया जाता है। वैद्युत धारिता की छोटी इकाई, क्योंकि जो फेरेड है वो बहुत बड़ा मात्रक है। अगर हम 1 सेंटीमीटर पे अगर हम नापे इसकी प्लेट को, तो लगभग 30 किलोमीटर लगभग जो है प्लेट का जो क्षेत्रफल, बहुत मतलब जो है मान बड़ा आता है। तो यहाँ पे फेरेड का जो मान है वो बहुत बड़ा होता है, इसको आप देखेंगे। तो वैद्युत धारिता की छोटी इकाइयों की हमें जरूरत पड़ती है। तो वैद्युत फेरेड जो है बहुत बड़ा मात्रक है, छोटी इकाई में हमारे पास क्या आ जाएगा, माइक्रो फेरेड। छोटी इकाई में हमारे पास आ जाएगा माइक्रो फेरेड। ये हमारे पास 1 माइक्रो फेरेड बराबर कितना होगा, 10 की पावर -6 फेरेड। 1 नैनो फेरेड बराबर 10 की पावर -9 फेरेड। 1 पिको फेरेड बराबर 10 की पावर -12 फेरेड। तो इस तरीके से इसके मान हमें आंकी न्यूमेरिकल में जो आंकी पर्सन होंगे उसमें हमें जरूरत पड़ेगी। तो यहाँ पर आपने इस तरीके से इन मानों को याद रखना है कि पिको में कितना होगा, नैनो में कितना होगा, माइक्रो फेरेड में इसका मान कितना होगा। तो ये सारे मान यहाँ पे प्रदर्शित किए गए हैं। समांतर पट्टिका संधारित्र, ये हमारे पास जो हमने चर्चा का विषय है अंतिम, हमारे पास समांतर पट्टिका संधारित्र, जिसको हम पैरेलल प्लेट कैपेसिटर कहते हैं। तो पैरेलल प्लेट में हमने बताया था किस प्रकार से हम बनाते हैं। किसी समांतर पट्टिका संधारित्र में दो बड़ी समतल एक दूसरे के समांतर चालक पट्टिका होती है, जिनको पृथक्कन कम होता है, यानी इनके बीच की जो दूरी होती है बहुत कम होती है। डी का मान जो है बहुत कम है। इन दो प्लेटें हमने लिए, चालक हमने एक फर्स्ट और एक सेकंड, दो चालक लिए हैं, और इनके बीच में हम परावैद्युत पदार्थ भरेंगे तो हमने बताया था इसकी धारिता बढ़ जाएगी। अभी हम देखेंगे इसे। तो समांतर चालक पट्टिकाएं होती है जिनके बीच पृथक्कन बहुत कम होता है, एक चालक ये। इनका जो है सिग्मा हमारे पास है, ये हमने लिया पृष्ठीय आवेश घनत्व। तो दोनों प्लेटों के लिए समान है, दोनों का क्षेत्रफल भी समान है। दो चालक है जिनका क्षेत्रफल ए है, इसका भी क्षेत्रफल ए है, इसका क्षेत्रफल भी ए है। दोनों प्लेटों का जो क्षेत्रफल है वो समान है, और
यहाँ पर हमने जो है एक चालक को जो है हमने बताया तो समान और विपरीत आवेश होते हैं, इस प्रकार का समायोजन हमारा क्या कहलाता है, संधारित्र कहलाता है। तो इन प्लेट पर, पहली वाली प्लेट पर हमने प्लस आवेश, दूसरी वाली पे क्या हो जाता है, प्रेरण के द्वारा माइनस आवेश जो है इसके भीतरी सतह पर आ जाता है, और समान और विपरीत आवेश इस पर होता है, संधारित्र पर बराबर और विपरीत आवेश। अगर हम कहें संधारित्र पर कुल आवेश क्या हो जाता है, शून्य हो जाता है, क्योंकि प्लस क्यू और माइनस क्यू क्या हो जाता है, शून्य हो जाता है। संधारित्र का अपना आवेश क्या होता है, शून्य होता है। यहाँ पे हमारे पास जैसे हमने जो है संधारित्र को आवेश दिया, इसको जो है हम क्या करते हैं, भू संपर्कित कर देते हैं, तो ये बाहर वाला आवेश दूसरी प्लेट से हट जाता है। तो यहाँ पे प्लस और माइनस, केवल जो है दो आवेश यहाँ पे हमारे पास चालक में रहते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास दो पृष्ठ बनते हैं, दो पट्टिकाएं, जिसको हम पट्टिका फर्स्ट, जिसका पृष्ठ आवेश घनत्व सिग्मा बराबर हो जाएगा क्यू अपॉन ए, दोनों पर आवेश समान है। दूसरी पट्टिका पर भी सिग्मा बराबर क्या हो जाएगा, क्यू अपॉन ए, एक पे माइनस एक पे प्लस है, तथा पट्टिका दूसरी पर जो है पृष्ठ आवेश घनत्व माइनस सिग्मा है, क्योंकि माइनस में आवेश क्यू है, इसलिए घनत्व क्या हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा। तो पृष्ठ आवेश घनत्व माइनस सिग्मा है। बाह्य क्षेत्र जो पहली पट्टिका है उसके ऊपर का जो क्षेत्रफल हो जाएगा, इसके बाहर अगर हम किसी बिंदु पर, यहाँ पर अगर हम क्षेत्रफल निकालें, ये मैंने आपको जो है गृह कार्य में दिया था, पूर्व शिक्षण में आपने देखा होगा कि एक पट्टिका है, उसके बाहर हमने जो है प्लेट बताया था कि इसके बाहर दो प्लेटें हैं, एक्स और वाई, यहाँ पे हमने दिया था। तो इसके बाहर जो है वैद्युत क्षेत्र कितना हो जाएगा, यहाँ पर हम बात करें, यहाँ पर हम बात करें, और इसके भीतर हम तीन बिंदुओं पर हम वैद्युत क्षेत्र की बात करेंगे, कितना होगा। तो बाहर आप देखेंगे बाह्य क्षेत्र फर्स्ट की पट्टिका के ऊपर जो क्षेत्र हो जाएगा, E बराबर हो जाएगा सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट माइनस सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। यहाँ पे हमने जो है गॉस की प्रमेय से हमने बताया था कि जो है यहाँ पर हमने निकाला था, ये हमने गॉस की प्रमेय में अनुप्रयोग किया था कि अगर जो है कोई धनावेश के कारण जो प्लेट है, समतल प्लेट है, इसके कारण जो वैद्युत क्षेत्र हो जाएगा, वो वैद्युत क्षेत्र इसके जो है ई की जो डायरेक्शन, पहले जो E1 होगा ऊपर की तरफ हो जाएगा, माइनस क्यू के कारण देखेंगे E2 की डायरेक्शन नीचे की तरफ हो जाएगी, लेकिन E1 और E2 दोनों की डायरेक्शन अपोजिट हो जाएगी, लेकिन दोनों का जो मान होगा समान रहता है, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। ये हम वहां पे जो है अनुप्रयोग में इससे पूर्व कर चुके हैं। गॉस की प्रमेय के अनुप्रयोग में एक समांतर जो चालक शीट थी, उसके कारण हमने वैद्युत क्षेत्र निकाला था, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। यहाँ पे ध्यान रखना कि इनके बीच निर्वात है, अभी हमने परावैद्युत पदार्थ नहीं रखा, परावैद्युत रखेंगे तो के का मान रखेंगे, लेकिन यहाँ पे निर्वात है तो सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, यहाँ पे भी सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। माइनस क्यों है, दोनों की डायरेक्शन अपोजिट है, विपरीत E1 और E2, इसलिए इसका मान क्या हो जाएगा, 0। तो इसके बाहर वैद्युत क्षेत्र क्या हो जाएगा, शून्य हो जाएगा। नीचे वाले प्लेट पे हम देख ले, सेकंड वाले पे, यहाँ पर हमारे पास बाह्य क्षेत्र सेकंड पट्टिका 2 के लिए नीचे, यहाँ पर अगर हमारे पास कोई पॉइंट हम यहाँ पे लेंगे तो प्लस के कारण जो होगा इधर की तरफ हो जाएगा, प्लस के कारण हमारे पास आएगा E1 नीचे की तरफ, और माइनस के कारण हो जाएगा E2 ऊपर की तरफ। फिर से देख रहे होंगे आप, दोनों की डायरेक्शन अपोजिट है, तो E बराबर हो जाएगा सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, यहाँ पे भी सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, दोनों माइनस हो रहे हैं क्योंकि दोनों के अपोजिट डायरेक्शन है, फिर से क्या हो जाएगा, 0। तो कुल मिला के आप देख रहे होंगे समांतर प्लेटों के बाहर तो वैद्युत क्षेत्र क्या आ जा रहा है, शून्य आ जा रहा है, तो उसके बाहर वैद्युत क्षेत्र शून्य होगा। तो यानी आप देखें, हम प्लेटों के बीच में हम बात करें तो अब हम जो है पट्टिकाओं के बीच में, तो हमारी जो फर्स्ट और सेकंड पट्टिका उनके बीच में हम देखें, पट्टिका 1 और 2 के भीतर में दो आवेशित पट्टिकाओं के कारण विद्युत क्षेत्र जुड़ जाते हैं, हमें जो प्राप्त होता है। अगर हम इसके बीच में यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे हमने बताया था ये जो प्लस है, प्लस की वजह से जो है वैद्युत क्षेत्र देखेंगे आप इधर की तरफ होगा E1, और E2 भी आप देखेंगे तो उसकी डायरेक्शन भी जो है माइनस की तरफ, अब इधर की तरफ होगा, तो E1 और E2 की डायरेक्शन सेम होगी, दोनों एक ही दिशा में होंगे, क्योंकि प्लस के कारण भी बाहर की ओर और माइनस के कारण अंदर की ओर होगी, तो इस प्लस के कारण तो बाहर की ओर नहीं, दूसरी प्लेट की ओर होगी E1 की, और E2 माइनस के कारण जो है दूसरी प्लेट की ओर अपने अंदर की ओर होगी, यानी जो है प्लेट E2 की ओर। तो E1 और E2 दोनों सेम ही डायरेक्शन में है, इसलिए इस बार जो है क्या हो जाएंगे, दोनों जुड़ जाएंगे। तो E बराबर हो जाएगा सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट प्लस सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, तो ये हो जाएगा सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, और यहाँ पे हम सिग्मा का मान रख दें Q अपॉन ए, हमने बताया था, तो Q एप्सिलॉन नॉट ए। यहाँ पर हमारे पास जो वैद्युत क्षेत्र आता है E बराबर, समांतर प्लेटों के बीच में वैद्युत क्षेत्र E बराबर Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट ए। अगर परावैद्युत पदार्थ रहेगा तो K भी आ जाएगा उसमें, Q अपॉन K एप्सिलॉन नॉट ए। तो अभी हमारे पास ये हमने वैद्युत क्षेत्र की गणना कर ली, इसके भीतर हमें वैद्युत क्षेत्र पता लग गया, प्लेटों के बीच में प्रत्येक बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र इतना ही होने वाला है, E बराबर Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट ए। यहाँ पर हम देखें, एक समान वैद्युत क्षेत्र के लिए विभवांतर वैद्युत क्षेत्र तथा पट्टिकाओं के बीच की दूरी के गुणनफल के बराबर होता है। तो इसके बीच में अगर हम विभवांतर की बात करें तो ये जो है वैद्युत क्षेत्र जो हमने निकाला E, और इनके बीच की जो दूरी है D, इनके गुणनफल के बराबर होता है V बराबर। अभी हमने विद्युत विभवांतर और वैद्युत क्षेत्र में संबंध निकाला था, तो वहां पे भी सूत्र आया था, तो V बराबर किसके हो जाएगा, ED।
तो इनके बीच का जो विभवांतर है वैद्युत क्षेत्र ई तथा उनके बीच की दूरी के गुणनफल के बराबर होता है, V बराबर E इंटू डी। अब E का मान जो हमारे पास वहां पे था, हमने जो इससे पूर्व निकाला था, तो Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट A, तो यहाँ पे हमने इसका मान रख दिया E का मान, तो ये हो जाएगा 1 अपॉन एप्सिलॉन नॉट क्यू डी अपॉन A। तो Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट A का मान हमारे पास E का मान था, इंटू डी हमने किया, तो यहाँ पे हमारे पास तब समांतर पट्टिका जो संधारित्र C की जो धारिता है यही हमें निकालना होता है, इसका व्यंजक हमको निकालना होता है। तो संधारित्र की जो धारिता है C, इसका मान आ जाएगा हमारे पास C बराबर होता है Q अपॉन V। ये धारिता का सूत्र हमने बताया था, C बराबर Q अपॉन V। तो यहाँ पे आप जो है क्या करेंगे, V का मान रखेंगे, तो Q अपॉन V का मान आप देखेंगे यहाँ पे हमारे पास ये निकला था Q D अपॉन एप्सिलॉन नॉट A। तो यहाँ पे आप देखेंगे Q से Q कैंसिल हो गया, तो एप्सिलॉन नॉट जाएगा ऊपर, तो ये हो जाएगा एप्सिलॉन नॉट A अपॉन D। तो ये जो संधारित्र की धारिता का जो सूत्र आता है C बराबर एप्सिलॉन नॉट A अपॉन D। तो इस तरीके से हमने जो है धारिता का व्यंजक प्राप्त किया समांतर प्लेट। इसके बाद हमने जो चर्चा की उन पे कुछ क्वेश्चन हम यहाँ पे हम देख ले, कुछ प्रश्न यहाँ पे हम देखें। किसी संधारित्र की धारिता 1 फैराड का क्या तात्पर्य है? किसी जो संधारित्र है उसकी धारिता अगर 1 फैराड होगी तो उसका क्या तात्पर्य है? 1 फैराड कब होगा? क्योंकि हमने बताया है C बराबर Q अपॉन V, यानी Q का मान 1 कूलाम होगा, V का मान 1 वोल्ट होगा। तो किसी संधारित्र को 1 कूलाम आवेश देने पर यदि उसके विभव में 1 वोल्ट की वृद्धि होती है तो उसकी धारिता कितनी हो जाएगी? 1 फैराड हो जाएगी, C बराबर Q अपॉन V से। अगला देखें हम यहाँ पे, किसी गोलीय कोश के पृष्ठ पर विभव 5 वोल्ट है तो उसके केंद्र पर विभव कितना होगा? अगर कोई गोलीय कोश लिया, उसके पृष्ठ पर अगर हमने 5 वोल्ट भी लिया तो उसके केंद्र पर विभव कितना हो जाएगा? गुण नंबर 3 आप देख रहे होंगे, जो हमने बताया था कैसे व्यवहार करते हैं चालक, उसके पृष्ठ का जो विभव होता है वही उसके केंद्र पर भी विभव होता है। तो यानी जो है इसके भीतर भी जो विभव होगा कितना हो जाएगा? 5 वोल्ट होगा। तो इसके केंद्र पर भी विभव क्या हो जाएगा? 5 वोल्ट होगा। अगला देखें यहाँ पे हम, किसी अणु में धनावेश तथा ऋणावेश के केंद्र संपाती हैं, ये अणु क्या कहलाते हैं? जिनके केंद्र संपाती होंगे हमने क्या कहा था उन्हें? अध्रुवीय अणु। तो अणु क्या कहलाते हैं? हमारे नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स हमारे जो है अध्रुवीय अणु कहलाते हैं। तो ये हमारे अध्रुवीय अणु कहलाएंगे जिनके धनावेश और ऋणावेश केंद्र संपाती होते हैं। तो ये हमने जो है इन पे जो चर्चा की थी उन पे कुछ क्वेश्चन थे, यहाँ पे आप लोग समझ पा रहे होंगे। अब इसमें जो है हमारे पास हमने जो चर्चा की आज, चालक स्थिर वैद्युत की भी हमने चर्चा करी। स्थिर वैद्युत परिरक्षण किसे कहते हैं? परावैद्युत तथा ध्रुवण, संधारित्र तथा धारिता, समांतर पट्टिका संधारित्र, इन सभी बिंदुओं पर हमने चर्चा की। आप लोगों को सारी चीजें समझ पे आई होगी। तो इस तरीके से हमने जो है चालक स्थिर वैद्युत की, इन जो है परावैद्युत तथा ध्रुवण, संधारित्र तथा धारिता, इन बिंदुओं पर हमने चर्चा करी। यहाँ पर आप जो गृह कार्य देखें, द्वितीय जो हमारे इसमें जो आप गृह कार्य देखेंगे, विद्युतीय उपकरणों की जांच कर उनमें लगे विभिन्न प्रकार के संधारित्रों को पहचानिए एवं उनके प्रकारों को प्रदर्शित करते हुए प्रेजेंटेशन तैयार कीजिए। एक पीपीटी आप बनाएं, जो हमारे पास हमारे जो सर्किट होते हैं, जो हमारे जो अलग अलग, चाहे रेडियो है चाहे टीवी है, उनमें जो भी डिवाइस के अंदर हमारे जो लगे हुए कैपेसिटर जिनको हम संधारित्र कहते हैं, तो उनकी पहचान करके अलग अलग प्रकार के संधारित्र होते हैं, उनको आपने डायग्राम सहित जो है पीपीटी में तैयार करना है। तो ये आपका गृह कार्य है। तो यहाँ पर हमने जो है आज इन बिंदुओं पर चर्चा करी। ये जो है आप लोगों को जो है यहाँ पर हमारे पास इन सभी बिंदुओं पर चर्चा करी आज के शिक्षण में। तो अगले शिक्षण में हम फिर से मुलाकात करेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।